Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss realism as a literary movement. Realism, it was an artistic movement that began in 19th century France. Artists and writers strove for detailed, realistic and factual descriptions of the things of the outside reality. They tried to explain reality in the most faithful manner. They tried to represent events and social conditions as they actually are without idealization. आपने देखा कि 19th जो सेंचुरी थी उसमें अर्ली जो पार्ट था उसका अर्ली डेकेड्स कह लें आप, वो जो अर्ली डेकेड्स थे वो सारे रोमांटिसिज्म वाले थे, जिसमें रोमांटिक एज का जो एक था एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मौजूद था राइटर्स के ऊपर। वो जो प्रोफ्यूजन ऑफ इमेजिनेशन थी वो चीज़ों को रियलिटी से दूर कर रही थी। थोड़ी सी बात को वो विद द पावर ऑफ देयर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाते थे, तो रियलिटी तो नहीं उसमें रहती थी, वो तो एक इमेजिनरी चीज़ बन जाती थी, यानी कि पर से परिंदा बनाया जा रहा होता था। तो ये जो रियलिज़म आता है 19th सेंचुरी में फ्रांस में, उन्होंने कहा कि सिंस ऑल आर्ट्स ट्राई टू एक्सप्लोर रियलिटी, तो रियलिटी तो जो थी वो तो बहुत दूर कहीं डूबती जा रही थी, गुम होती जा रही थी। उन्होंने फिर कहा कि जो एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर चीज़ें हैं उनको ख़त्म करते हुए हम क्या करेंगे, हम मोस्ट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी देने की कोशिश करेंगे। तो इस काम के लिए उन्होंने इमेजिनेशन बिल्कुल ख़त्म कर दी और चीज़ को एग्जैक्टली बयान करने के लिए डिटेल्ड किस्म के एनालिसिस जो चीज़ों की डिस्क्रिप्शंस जो थी देना शुरू कर दी। रियलिज्म अरोज एज एन अपोजिंग आइडिया टू आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है, उसके दोनों ये बाइनरी बना दें आप, इन दोनों की एक तरफ आप रख लें आइडियलिज्म को, दूसरी तरफ आप रख दें रियलिज्म को। ये दोनों एक दूसरे की एक डायकोटमीज में काम कर रही हैं, एक दूसरे की अपोजिट फोर्सेस हैं, जिसमें एक तरफ इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन है, एक तरफ क्या है सिर्फ रियलिटी जो है रियलिटी, वो उसको हमने देखा था। देखो बच्चों, कल हमने एक बड़े ही एक स्टार्टर किस्म के वीडियो में देखा था, डिस्क्रिप्टरी वीडियो के अंदर के रियल रियलिटी और रियलिज्म। रियल क्या है, एक चीज़ है, जैसे ये कप पड़ा हुआ है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो इसकी रियलिटी क्या है, ये कप है। इसकी जो आगे डिस्क्रिप्शन है वो क्या हो जाएगी, उसकी रियलिटी हो जाएगी। आप बताते हैं ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, जो भी आप इसकी देने की कोशिश करेंगे रिप्रेजेंटेशन, आप ये भी इसको बाद में कई तरीके से इसको हम समझा है हम लोगों ने या राइटर्स ने बताया, तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये रियलिटी होती है, ये भी अल्टीमेट रियलिटी नहीं होती, इट्स योर वर्जन ऑफ रियलिटी है। बहरहाल तो वो अपोजिंग फोर्स थी किसकी, आइडियलिज्म की, रियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है, आइडियलिज्म इज द अप्रोच टू लिटरेचर ऑफ राइटिंग अबाउट एनीथिंग इन इट्स आइडियल फॉर्म। आप वहाँ पे रियलिटी से दूर चले जाते हैं, उस चीज़ को आइडियल फॉर्म में बताने के चक्कर के अंदर। आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, हो भी रही होती है तो उनके साथ रियलिटी फिर जो है वहाँ पर इग्नोर हो रही होती है। तो दूसरी तरफ से रियलिज्म एम्स टू इंटरप्रेट द एक्चुअलिटीज ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ free from subjective prejudice, idealism or romanticism. When you are to describe anything in a realist form, you will have to free yourself from any likes or dislikes or any prejudices. फिर आपको इस चीज़ से बिल्कुल सख्त किस्म का परहेज करना होगा कि आप इस चीज़ को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते। फिर आपको उसकी अपने पूरे ईमान के साथ वो बात एज इट इज़ बतानी होगी। यहाँ पे आपने थोड़ी सी डंडी मार दी तो रियलिटी से चीज़ वो हट गई। रियलिटी ये नहीं कि अच्छा अच्छा बताना, रियलिटी ये भी नहीं बुरा बुरा बताना, दोनों एस्पेक्ट्स को ऐसे जैसे कि हो रहे हैं की बुनियाद पे बताने को रियलिटी। रियलिज्म तो यही हुआ ना। फिर अगर आपने इन दोनों इस चीज़ से निकलते हैं तो वो रियलिटी से ख़त्म होगी, वो तो आपकी आइडियल फॉर्म की तरफ चल गई या किसी और तरफ चला गया काम। It is in direct opposition to concerns of the unusual. ये यूजुअल की तरफ ज़्यादा जाता है, अनयूजुअल की तरफ नहीं जाएगा। द बेसिस ऑफ रोमांटिसिज्म वही था, वो था ना रोमांटिसिज्म वाले एक्सोटिसिज्म की तरफ ज़्यादा था, और आपको डिम पास्ट में लेके जाएंगे, वो एक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी वहाँ पे नज़र आते थे। यहाँ पे वो सिर्फ चीज़ों को रियलिटी बेस्ड हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, फैक्ट्स को लेके चलते थे। इस इट स्ट्रेसेस, रियलिज्म जो है, इट स्ट्रेसेस द रियल ओवर फैंटास्टिक। फैंटास्टिक को आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे,
और आप यहाँ पे स्ट्रेस किसको करेंगे, किस चीज़ को, या किस चीज़ के ऊपर आप जोर देंगे, किस साइड को जाएंगे, रियल की तरफ। सीक्स टू ट्रीट द कॉमन प्लेस ट्रूथफुली एंड यूज्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम एवरी डे। अब राइटिंग के अंदर अगर आ जाए, ये पेंटिंग से स्टार्ट हुआ था काम। हम देखते हैं कि जब भी हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, हम मतलब हमने ड्राइंग जब पढ़ना शुरू की स्कूल्स में, तो हमने जब भी कहा जाता चलो भी पेंटिंग बनाओ, एक ड्राइंग बनाओ, तो क्या बनाते थे, एक हट बनाते थे। हट के सामने एक पगडंडी सी, साथ में एक छोटा सा तालाब, उसमें 2-4 बतखें तैर रही हैं, पीछे पीछे पहाड़ दिखा रही है, ऊपर बादल हैं और बड़े परिंदे शरिंदे जा रहे हैं। दिस वाज आवर आइडियल पोर्ट्रेल ऑफ रस्टिक लाइफ, या जो भी ऐसी आप कह लें उसका दिखाते थे। लेकिन हम पंजाब के मैदानी इलाकों के रहने वाले लोग हैं, पंजाबी हैं, चलें पंजाबी नहीं भी हैं, तो हमारे बताएं कि हमारे इतना ऑर्गेनाइज और इतना आइडियलाइज्ड फॉर्म के अंदर किसकी हट्स हैं या कितने लोगों के घर हैं यहाँ पे। हमारे सड़कें भी हैं, गंदगी भी है, और इतनी ज़्यादा धूप है, मट्टी उड़ रही है, गंदगी के ढेर भी लगे हुए आपको नजर आएंगे, और हमारे घरों के जो अंदाज है वैसे भी नहीं, और कितने घरों के अफोर्ड कर सकते हैं लॉन्स बनाना और उसके अंदर ये सारा कुछ। ये एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन थी। अगर आप आज पेंटिंग बनाने को कहा जाए तो आपको वो चीज़ें नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो कि सोसाइटी के अंदर पड़ी हुई हैं। आपने सोसाइटी में से सिर्फ वो चीज़ उठा के जो कि एग्जिस्ट भी नहीं कर रही ऑलरेडी, एक तो फिर जो एग्जिस्ट नहीं भी कर रही, जो थोड़ी सी एग्जिस्ट कर रही, उसको भी आपने हाईली फैंटास्टिक कर दिया, वो जो पेंटिंग बनाई है आपने। जैसे हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, फिल्टर्स लगा लेते हैं वीडियो बनाते हुए, तस्वीर बनाते हुए, और अपनी रियलिटी से कहीं दूर उसको आइडलाइज कर देते हैं, तो रियलिटी से काम दूर हो जाता है। यू विल हैव टू interact with reality as well while telling or describing things. In this emphasis was brought upon by societal changes such as aftermath of civil war in the United States, वो जो civil wars हुई थी वहाँ पे, and the emergence of Darwin's theory of evolution and its effect upon biblical interpretations. ये 19th century के अंदर आपको ये सारे effects मिलते हैं चीज़ों के। अब आपको इस बात का फॉलो किया कि जब रियलिज्म क्या है, रियलिज्म वही है कि एग्जैक्टली वो चीज़ बताने की, इसकी डिटेल्ड आप बताएंगे। अगर इसको फिक्शन के अंदर लेंगे तो फिक्शन के अंदर आपको पहले जो कैरेक्टर्स मिलते थे वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि नॉर्मली यहाँ पे नहीं होते थे हमारी सोसाइटी में। हम में से नहीं लोग होते थे, वो हम में से होते थे, बड़े आइडियलाइज्ड फॉर्म में होते थे। आप अपने ड्रामाज देख लें, फिल्में देख लें, या आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें जो कि हैं तो हमारे जैसे लोग, लेकिन आइडियलाइज्ड फॉर्म के अंदर हैं वो सारी चीज़ें। वो सिचुएशंस जो दिखाई जा रही है टीवी ड्रामाज के अंदर, वो सिचुएशंस क्या हमारी रोज़मर्रा की डेली लाइफ की सिचुएशंस हैं? नहीं हैं। इसलिए वो आइडियलाइज्ड हैं, तो वो रियल नहीं है। हम किस कैरेक्टर को बड़ा जानदार रियल समय लगता है, जो कि हम जैसे बात कर रहा होगा हमारी जैसी लैंग्वेज के अंदर, और हम जैसा, उसका नाम भी हम जैसा हो, हमारे जैसे उठना बैठना, हमारी सिचुएशन किसी जहाँ पे कोई सिचुएशन हमारे साथ टैली कर रही होगी, वहीं से जाके फिर क्या हम कर रहे होंगे, उसको रियलिटी के करीब पाते हैं। तो फिक्शन के अंदर इन्होंने क्या स्टार्ट किया राइटर्स ने, कि आम रोज़मर्रा की सिचुएशन ली, जो कि उस वक्त के जैसे हमारे आम तौर के मामलात होते हैं, उस तरह के हमारे जैसे कैरेक्टर्स लिए, रोज़मर्रा के डेली लैंग्वेज के अंदर बात की, रस्टक लैंग्वेज या कह लें कि कॉमन प्लेस लैंग्वेज जो थी उसके अंदर उन्होंने बात की। ये सारी या क्लॉकवल स्लैंग के अंदर बात कर रहे हैं, ये क्लॉकवल स्लैंग बातें हम जैसे कैरेक्टर हमारे जैसी मसाइल में जब वो गिर जाते हैं और सिचुएशंस को डिपिक्ट करते हैं, तो ये सिचुएशन फिर हमें किस तरफ लेके जाती है, रियलिज्म की तरफ, वो रियलिटी के करीब तर नजर आता है। हम उस कैरेक्टर, अगर एरिस्टोटेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अपने आप को वी कैन नॉट आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दोज कैरेक्टर्स हु डू नॉट बिलोंग टू आवर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। तो फिर हम उनके साथ नहीं इंटरेक्ट कर सकते, हमें उनकी बात को समझने से कातर होंगे। तो हमारी रियलिटी कैसे, हमें सिचुएशन रियलिटी हमें समझ आती है जब वो चीज़ें कैरेक्टर्स हमारे जैसे होंगे। तो ये फिक्शन की हद तक था रियलिज्म। अगर हम इसको मजीद एक स्टेप आगे लेके जाएं और थिएट्रिकल रियलिज्म के अंदर जाएं तो उसका हम देखते हैं। थिएट्रिकल रियलिज्म वाज अ जनरल मूवमेंट दैट बिगेन इन द 19th century theatre around the 1870s and remained present through much of the 20th century. तो मच ऑफ द 20th century जो रियलिस्ट थिएटर ही काम करता है विद माइनर चेंजेस कह सकते हैं आप इसको, या इसके थोड़े से ब्लेंड शेड्स चेंज करते हुए। दरअसल ये जो था ना, जितना भी रियलिस्ट थिएटर था उसी की आगे फॉर्म चल रही थी। ब्रॉडली डिफाइंड एज द फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, जैसा कि ये रियलिज्म जो है, ऑल आर्ट इज मिमीसिस ही है ना सारी, हर चीज़ क्या इमिटेशन ऑफ
एक्शंस हैं आउट, जो कि रियल एक्शंस इन द सोसाइटी, आउटसाइड रियलिटी आप उसको कह दें, वो आउटसाइड रियलिटी को क्या करना होता है, यू विल हैव टू, द परफॉर्मर्स हैव टू perform or imitate that reality on theater, on stage in with in a faithful way, faithful representation, उसके अंदर एग्जैजरेट करके नहीं, उस रियलिटी के करीब तर ले जाके वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। तो फिर इसमें राइटर्स और डायरेक्टर्स और परफॉर्मर्स क्या काम करते थे, वो फिर क्या करते थे कि वो दे ट्राई टू रिप्रेजेंट देयर सब्जेक्ट मैटर ट्रूथफुली without artificiality and avoiding artistic conventions, implausible, exotic and supernatural elements। आपको शेक्सपियर के ड्रामाज में कितने सुपरनेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं, implausible situations मिलती हैं, या कन्वेंशंस, आर्टिस्टिक कन्वेंशंस को अवॉइड करते हुए जब वो रियलिटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो बोल चाल ढाल है वो सारी हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली लगती है। तो वो हमें रियलिटी की एक फेथफुल, हमें लगता है यार ये करेक्टर जो है ना हमारे जैसा है। अगर लिटरेरी रियलिज्म में आए तो वो कंट्रास्ट है किसका, आइडियलिज्म का। वही जो बातें हैं वो उसको फिर रियलिटी की मैक्सिमम जो फेथफुल रियलिटी है उसकी रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं। आपको आजकल के ड्रामास को देखो, करेक्टर्स को देखो, आज कल के करीब जाके हम कुछ अपने रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, वरना हमारा जो यहाँ का ड्रामा था, फिल्म थी, वो रियलिटी से काफ़ी हद तक दूर थी। ठीक है ना, वो कभी किसी और चक्कर है तो रियलिज्म वाली थे, लेकिन उनके ऊपर भी रंग चढ़े हुए थे आइडियलिज्म वाले। उन आइडियलिज्म से हम काफ़ी हद तक नीचे चले गए, हम अपनी लैंग्वेज में मिलती है, अपने जैसे करेक्टर्स में मिलते हैं। रियलिस्ट आथर्स अब क्या करते थे, चोज टू डिपिक्ट एवरीडे बैनल एक्टिविटीज़, बैनल एवरीडे एक्टिविटीज़ को चूज किया उन्होंने। उस सोसाइटी में उस वक्त के आम लोगों के साथ जो सिचुएशन हो रही थी, वहाँ पे किंग एडिपस नहीं दिखाया जा रहा था, ओथेलो को दिखाना छोड़ दिया, मैकबथ को दिखाना छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी में नहीं हो रही। आम आदमी अपने आप को ओथेलो के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, आम आदमी अपने आप को जो है वो किसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो किंग एडिपस के साथ नहीं कर सकता, वो यूलिसेस नहीं हो सकता। वो क्या करेगा, ये किन की बातें हैं ये सारी, ये आम आदमी की नहीं है। तो उन्होंने फिर आम करेक्टर्स दिखाना शुरू किए। कैसे करेक्टर्स है अब हमारे सामने आते हैं, हमारे सामने आता है क्लिम यो ब्राइट आता है, स्टेशिया वाई आती है, टेस आती है, हमारे सामने हेडा गाबलर आती है, मतलब वो बुर्जुआ जो क्लास के जो लोग थे, इसके जो जॉर्ज टेस्मेंट टाइप, ये सारे वो लोग थे ये जो कि आम क्लास के हमारे जैसे थे। Instead of using a romanticized or similarly stylized presentations, तो उन्होंने इन चीज़ों से अवॉइड करते हुए फिर आपको उसके अकॉर्डिंग किया। तो दूसरी तरफ से 19th सेंचुरी का भी एक अपना एक अंदाज था, रियलिज्म था, एक उनका ऑब्जेक्टिविटी उनके अंदर पाई जाती थी ऐसे लोगों के अंदर। इट एम्स टू रिप्रोड्यूस एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है, जिसको सारे लोग ही मानते हैं, सारे लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिवली हम ऐसे बिहेव करेंगे, ऑब्जेक्टिव रियलिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। और फोकस इनका किसके ऊपर होता था, एवरीडे कोटिडियन एक्टिविटीज एंड लाइफ प्राइमरीली अमंग द मिडिल और लोअर क्लास सोसाइटी। रियलिज्म का ज्यादा फोकस इनके ऊपर था, मिडिल और लोअर क्लास सोसाइटी, विदाउट रोमांटिक आइडियलाइजेशन और ड्रामाटाइजेशन। तो जनरल अटेम्प्ट टू डिपिक्ट सब्जेक्ट्स एज दे आर कंसिडर्ड टू एग्जिस्ट इन थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसको आप किस में करते हैं, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव रियलिटी विदाउट एम्बेलिशमेंट और इंटरप्रिटेशन एंड इन अकॉर्डेंस विद सेकुलर एम्पिरिकल रूल्स। थर्ड पर्सन के थ्रू आपको रियलिटी जो है वो ज़्यादा क्रिएट होती हुई नजर आएगी। तो इसमें क्या थिएटर में चेंज आता है पहले वाले थिएटर से अब वाले थिएटर के अंदर। एक्टिंग में क्या तब्दीली आई, एक्टर्स सॉ टू बिकम द करेक्टर्स। अब वो एक्टर्स जो थे वो करेक्टर्स बनना शुरू हुए। मेथड एक्टिंग, स्टैन लविस्की उसकी एक मेथड एक्टिंग थी, वो बड़ी पॉपुलर हुई। तो डायलॉग रिफ्लेक्टेड लाइफ, डायलॉग वो था जो कि नॉर्मल, अब उसके अंदर जो होती ना एक वो बड़ी एग्जैजरेटेड और हाइपरबोलिक जो अंदाज होता था, और वो बड़े ज़बरदस्त के वाला जो है, जब मेटाफिजिकल क्वेश्चन से निकल आए वो लोग, वो नॉर्मल बैनल जो या उनकी उस वक्त की एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ के साथ उन्होंने टकराना शुरू किया लोगों ने, ना कि वो जो काम उनके थे ही उनकी तरफ से निकल गए। प्रोटैगनिस्ट वाज, लेकिन फिर डायलॉग बोलने का स्टाइल भी बदला ना। पहले था ना वो जैसे आपको फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में मिलते हैं किरदार,
वो बादशाह अकबर बना हुआ है, शेखू करके अपना गला फाड़ के और जैसे बोलना, एक नॉर्मल जैसे इंसान आम गुस्सा करता है, नॉर्मल इंसान जैसे बात करता है, उन्होंने वैसे अंदाज में डिलीवर भी करना किया शुरू किया डायलॉग्स को। प्रोटैगनिस्ट वाज ऑफ द पीपल, जो हीरो होता था वो अब किंग नहीं हो रहा, कोई वॉरियर बड़ा नहीं है, वाज ऑफ द पीपल, आम लोगों में से ही वो एक करेक्टर होता था, वही हीरो होता था। आप बॉलीवुड की मूवीज देखें, पुरानी, आज की भी और पहली की, पाकिस्तानी भी, ये सारी मूवीज अब उन्होंने अंग्रेजों की फिल्मों छोड़ दें, वो बड़ी पहले से इन चीज़ों को फॉलो कर चुके हैं, मैं अभी इनकी बात करता हूँ। तो ड्रामा के अंदर आप देखेंगे तो नॉर्मल करेक्ट आम, वो एरिस्टोटल की जो थी ना सेंस कि वो यार हीरो कौन सा होगा, ऑफ हायर स्टेटस होगा, या बाद में रैंक वाली बात भी आ गई थी, इन सारी चीज़ों से निकल के उन्होंने हीरो को किसके अंदर ले आए, आम लोगों में से एक बंदा उठा के, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, वो भी हीरो हो सकता है, हमारे भी मसाइल ऐसे हैं कि उनको आप कहानी बना सकते हैं। तो आम आदमी की कहानी, आदमी की जुबानी, एंड ऑफन डिड नॉट नो हाउ टू फेस द स्ट्रगल्स, और वो उसको ये पता नहीं होता था कि स्ट्रगल को कैसे फेस करना है, तो इसलिए सिचुएशन भी वैसी क्रिएट नहीं होती थी। स्टेज क्राफ्ट के अंदर क्या तब्दीली है, सीनरी रिजेंबल द लोकेल एंड वाज ऑर्डिनरी, अब आपको वो एक कोकाफ नहीं दिखाया जा रहा होता था जिसका हमें पता ही नहीं है, या बड़े लेवल के महल्लात नहीं थे, पैलेसेस की स्टोरी नहीं थी, बल्कि आम घरों के अंदर आम जैसे लोगों की कहानियाँ, जैसे हमारा ये घर है उसके अंदर बैठे हुए, इस तरह के हमें यहाँ पे लोकेशंस मिलना शुरू हो गई। आप देखो ना उसकी हेडा गाबलर की जो सारी कहानी है, वो एक जो सामने जो भी उनका एक लिविंग रूम है, वहाँ के जो कहानी उसकी सेटिंग क्या है, नॉर्मल सी है ना आम घरों वाली। कॉस्ट्यूम्स रिप्रेजेंटेड स्टेटस ऑफ करेक्टर्स, आपको आपके कपड़ों से स्टेटस का अंदाजा होता है, नॉर्मल जो भी थे जिस भी होते थे उनकी तरफ से जाते हैं। तो ये पूरी एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी पूरे स्प्रेड कर गई ये चीज़, पूरा रियलिज्म जो था सोसाइटी में, और रियलिज्म के थ्रू रियलिस्ट थिएटर के ऊपर हम चूँकि आ चुके हैं, तो रियलिस्ट थिएटर जो था वो अब हर तरफ आ चुका है। अब इसके अंदर एक और भी था कि अप्रॉक्सीमेटेड एवरी डे स्पीच एंड सिचुएशन आ गई, और क्या हो गया, कन्फ्रंटेड टू द सोशल एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्परेरी लाइफ, constructed scenery that reproduce a customary environs of the people repressed with greatest fidelity possible, demanded new type of actor, natural type of actor, जो नेचुरली स्पीक करता हो, नेचुरल अंदाज में बोलता हो और नेचुरल अंदाज में उठता बैठता हो, उसकी बात करने का अंदाज ऐसा ही जैसे नेचुरली हम अपने एक दूसरे के साथ कर रहे थे। वन हु स्पीक्स एंड मूव्ड नेचुरली, पहले तो उतना बड़े अंदाज में बोलना, बड़े एक ख़ास किस्म के अंदाज में उठते बैठते थे, वो सारा कुछ हो गया। अगर हम इसको फिर उस ज़माने में ये पैन यूरोपियन मूवमेंट बन गई, इब्सन जो कि नॉर्वे से था, आप देखें इनके करेक्टर्स कहाँ कहाँ से लोग हैं, क्या क्या बनते गए, इमाइल जोला फ्रांस से, अर्ली जो था ना ये फेमिनिज्म रियलिज्म उसके, अगस्त स्ट्रिनबर्ग स्वीडन से, और गेराट जो हम्प्टमैन था वो जर्मनी से, एंटन चेखॉफ जो है वो, और इसके साथ साथ मैक्सिम कॉर्की, ये रशियन ये लोग थे, ये सारे लोग जो थे रियलिस्ट थिएटर के बड़े करता धरता थे उस ज़माने के अंदर, पूरे वहाँ पे फैल चुका है। इसी दौरान ये तो थे ड्रामाटिस्ट, जो नॉवलिस्ट थे उनमें कौन सा था बंदा, बाल्ज़ैक, फ्लॉबर्ट, हेनरी जेम्स, टॉल्स्टॉय, ये बड़े नाम हैं जो कि रियलिस्ट अपना क्या होता है नॉवल के अंदर, फिक्शन के अंदर काम कर रहे थे। इसी तरह की वो नॉवल के थ्रू काम कर रहे थे, ये दूसरे लोग इसके थ्रू काम कर रहे हैं थिएटर के थ्रू, ड्रामा के थ्रू। यानी कि अगर हम इसमें रियलिज्म का जो है ना, उसको फादर ऑफ रियलिज्म जो है थिएटर के अंदर, वो किसको कहा जाता है, इसको जो हेनरिक इब्सन को कहा जाता है द फादर ऑफ रियलिज्म। उसका कहना है कि द स्पेक्टेटर जो है फील्स एज इफ ही वर एक्चुअली सिटिंग लिसनिंग एंड लुकिंग एट इवेंट्स हैपनिंग इन रियल लाइफ। जब वो थिएटर में जाए उसको ये ना लगे कि मैं थिएटर देखने आया हूँ, या उन लोगों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने से कासिर हो, बल्कि उसको वहाँ पे जाके लगे कि यार ये मेरे जैसे लोग हैं, किसी मेरी ही कंटेम्प्रेरी लाइफ के इशू में फंसे हुए लोग हैं, उसके ऊपर क्रिएट हो रहा है सारा कुछ। तो ये इफेक्ट आना चाहिए उनका, कहता है कि उसके ड्रामे का उन लोगों के ऊपर। तो ये इसके साथ हमारा जो रियलिज्म वाला पोर्शन था, ये सेगमेंट छोटा सा था जिसमें हमने रियलिज्म को एक मूवमेंट के तौर पे बड़ा पिथीली डिस्कस किया कि रियलिज्म क्या है, और उसके बाद में इसके क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी राइटिंग के अंदर और किसके अंदर, ड्रामा के अंदर।
नेक्स्ट में हम नेचुरलिज्म डिस्कस करेंगे जो हमारा सेगमेंट होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।